व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म, यह है बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के मूल आधार से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, हनुमानगढ़। व्यवहारवाद, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, व्यवहार प्लस वाद। इसमें मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के वैसे दो दृष्टिकोण हैं, परंपरागत दृष्टिकोण व आधुनिक दृष्टिकोण। यह विभाजन द्वितीय विश्व युद्ध से पहले व बाद का है। व्यवहारवाद भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विधिवत रूप से शुरू हुआ, परंतु इसके प्रयास पहले से ही शुरू हो गए थे, यानी मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाए ताकि इसको ज्यादा अच्छी तरीके से व्यवस्थित बनाया जा सकता है। 1908 में दो पुस्तकें प्रकाशित हुई, एक ग्राहम वालास की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और आर्थर बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने व्यक्ति और समूह के आधार पर राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना शुरू किया। 1925 में चार्ल्स मरियम शिकागो में न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई और इन्होंने राजनीति विज्ञान में घटनाओं के लिए, तथ्यों के विश्लेषण के लिए मनोविज्ञान के आधार पर वर्णन किया। सिगमंड फ्राइड का मनोविज्ञान था, इसके आधार पर भी लासवाल ने भी अध्ययन किया। तो इसको, ये अमेरिका का शिकागो यूनिवर्सिटी थी तो उसको शिकागो संप्रदाय कहा गया। इस दृष्टि से हर्बर्ट साइमन, लासवेल, केपलान, कैटलिन, डेविड स्टन की पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम का उल्लेख किया जाता है। विशेष रूप से इस व्यवहारवाद के जो जनक है वो डेविड स्टन है। द पॉलिटिकल सिस्टम की पुस्तक थी, 1953 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार के दोनों ही जो जनक है वो डेविड स्टन है। इनके जो समर्थक है रॉबर्ट डहेल, हर्बर्ट साइमन, लूसियन पाई, लासवेल, ओमंड कॉलमैन, कार्ल डायस, वियोकी जूनियर, हिजिलाउ, पावेल, डेविड ट्रूमैन, क्रिकपैट्रिक इत्यादि है। साधारण शब्दों में अगर देखा जाए तो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना ताकि राजनीति विज्ञान को वास्तव में विज्ञान बनाया जा सके। राजनीति के साथ विज्ञान शब्द भी लगाया जाता है, तो विज्ञान की तरह इसका अध्ययन किया जाना और उसी तरह सिद्धांत निर्माण करना इसके अंदर शामिल था। परंपरागत रूप से सिर्फ दर्शन शास्त्र की तरह से अध्ययन किया जाता था, तो इसको भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान बनाया जाए और विज्ञान की तरह अध्ययन किया जाए, ये इस व्यवहारवाद का उद्देश्य है। इसमें से रॉबर्ट डहेल ने इसकी परिभाषा दी है, व्यवहारवादी क्रांति। क्रांति शब्द प्रयोग इसके लिए भी किया गया है। क्रांति वैसे तो एक विशेष अर्थ में किया गया है कि राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने के लिए। तो रॉबर्ट डहेल के अनुसार व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। हिंज यूलाउ के अनुसार उन्होंने परिभाषा दी है, राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध, यानी मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव के कार्यों, वरीयताओं एवं आकांक्षाओं से है। डेविड स्टन, जिन्होंने पुस्तक लिखी द पॉलिटिकल सिस्टम और व्यवहारवाद के जनक हैं, इनकी जो परिभाषा है, व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मनुष्य का ऐसा राजनीतिक व्यवहार है जिसका पर्यवेक्षण, मापन तथा सत्यापन किया जा सकता है और यह ऐसे अध्ययन के द्वारा राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहते हैं। यानी इन्होंने जो परिभाषा दी है
तो उन्होंने कहा कि अध्ययन की इकाई मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है। मनुष्य अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। तो इसमें जो राजनीति के प्रति उसका दृष्टिकोण है, उसको उसका मापन किया जा सके और इसी आधार पर सिद्धांत निर्माण किया जा सके, ये उन्होंने कहा था। यानी व्यक्ति किसी पार्टी को वोट क्यों देता है, अगली बार किसी दूसरी को देता है या उस पार्टी को वोट देता है, कौन सी विचारधारा में विश्वास रखता है, तो इसका एक व्यवस्थित रूप से सिद्धांत बनाया जा सके। पैट्रिक है, इन्होंने व्यवहारवाद की प्रकृति के बारे में बताया उन्होंने, यानी एक तरह से विशेषता है इनकी। तो 4 बातें बताई ना कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन एवं शोध कार्य में विश्लेषण की मूल इकाई व्यक्ति है, यानी व्यक्ति को आधार मानकर यह अध्ययन किया जाएगा, राज्य को या व्यवस्था को नहीं। दूसरा, राजनीति विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह एक व्यवहारवादी विज्ञान है और राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है। यानी राजनीति को समझने के लिए हमें अन्य विषयों से सहायता लेनी चाहिए, इतिहास, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान। तो इनके संदर्भ में, यानी व्यक्ति को सिर्फ राजनीतिक व्यवहार करना है तो अध्ययन करना है, तो उसका यह भी देखना पड़ेगा किस सामाजिक धार्मिक समूह से आता है, आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी उम्र क्या है, यह सब चीजें उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। तीसरा, व्यवहारवाद तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण एवं मापन के लिए अधिक शुद्ध प्रविधियों के विकास पर बल देता है और इस दृष्टि से यह सांख्यिकीय या परिमाणात्मक सूत्रीकरण के उपयोग को वरीयता देता है। यानी एक प्रश्नावली बनाई जाए, क्वेश्चनर बनाया जाए कि कौन व्यक्ति किस पार्टी को वोट देता है या किस पार्टी के सिद्धांतों को पसंद करता है या किस लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया, तो एक प्रश्नावली या क्वेश्चनर बनाई जाती है, तो इसमें लोग अपने अपने उत्तर देते हैं। तो इसका विश्लेषण किया था, कितने % लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया, कितने ने इसको दिया, कितनों ने इसका उत्तर बिल्कुल ना में दिया या बिल्कुल हमें जानकारी नहीं। इस तरह से आपने टीवी पर भी देखा होगा, इस तरह परसेंटेज निकाला जाता है। हालांकि ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, पर लगभग आसपास होता है। चौथा, व्यवहारवाद का उद्देश्य है राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित अनुभविक विज्ञान के रूप में व्यवस्थित करना, उसको व्यवस्थित और अनुभविक एम्पिरिकल जो साइंस है उसके रूप में विकसित करना है। इस राजनीति विज्ञान का उद्देश्य भी है कि इसको एक नए तरह की विज्ञान बनाना, उसको विज्ञान की तरह अध्ययन करना, विज्ञान के रूप में विकास करना और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। और अन्य सामाजिक विज्ञानों, यानी राजनीति विज्ञान आप देखते हैं 10वीं क्लास तक आप देखते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ाई जाती है, तो इसी तरह से अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसका घनिष्ठ संबंध है, उससे हम सामग्री लेते हैं। यानी भारत की राजनीति को समझना है तो उसके इतिहास को भी समझना पड़ेगा, उसकी अर्थव्यवस्था को भी समझना पड़ेगा, उसके समाज को भी समझना पड़ेगा, व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। एक तरह से ये पॉलिटिकल कल्चर हो गई, इसको पूरी समझने के लिए, तभी किसी देश की राजनीति को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और व्यवहारवाद में यह बिल्कुल विज्ञान की तरह बंधुत्व है, ये जो लोकतंत्र, ये जो मूल्य हैं, इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, सिर्फ विज्ञान की तरह पढ़ा जाएगा कि किस देश की व्यवस्था अच्छी है या नहीं। फिर हम देखते हैं परिभाषा और व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं या विशेषताएं। इसकी 8 मूल मान्यताएं या सिद्धांत है इसके, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसमें जो आधारभूत मान्यताएं, इस पर डेविड ट्रूमैन, हिज यूलाउ, सैमुअल जे मॉरिस, जॉन ब्रिज, डेविड स्टन ने अनेक विद्वानों ने विस्तार से लिखा है इसके बारे में। डेविड स्टन ने इसको समग्रता के साथ प्रस्तुत किया है, यही डेविड स्टन के जनक हैं। इनके 8 प्रमुख लक्षण बताए हैं और इन्हें व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा गया है। डेविड स्टन ने ये 8 इसकी विशेषताएं बताई है। पहला, नियमन। इसका साधारण से मनुष्य ऐसा व्यवहार करता है, एक जैसा व्यवहार वो बार बार करता है, ऐसे सामान्य तत्व उसके अंदर पाए जाते हैं और इन सामान्य तत्वों के आधार पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है और इस आधार पर हम सिद्धांत निर्माण कर सकते हैं। जैसे किसी एक विशेष पार्टी को वोट देना,
एक विशेष विचारधारा को पसंद करना, तो इसके आधार पर एक सिद्धांत निर्माण किया जा सकता है। दूसरा, सत्यापन, वेरिफिकेशन। मानव व्यवहार के बारे में जो भी नियम बनाए जाए उनकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। यानी एक पार्टी को वोट दिया, क्यों वोट दे रहा है, किस पॉलिसी से प्रभावित होकर दिया जा रहा है, उसका मापन अगर दूसरा भी देखना चाहे तो क्या व्यक्ति इससे प्रभावित होता है, उसका सत्यापन, वेरिफिकेशन कर सकता है कि। इस प्रकार जांच की क्रिया जो है, सत्यापन क्रिया द्वारा जो नियम बनाएंगे वो विश्वसनीय बनाए जाएंगे उसमें से। जैसे साइंस में एक पत्थर ऊपर फेंका तो नीचे आ गया वापिस, तो ये सत्यापन होगा। कोई दूसरा पत्थर ऊपर फेंकेगा तो वो नीचे ही आएगा। फिर तकनीकी, टेक्निक, इसमें टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा। परंपरागत राजनीति सिर्फ चिंतन से प्रभावित था, चिंतन किया जाता था उसमें, और समाज के सामने एक आदर्श रखा जाता था कि आदर्श राज्य क्या है, सामान्य इच्छा क्या है। पर इसके अंदर तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। तकनीकी यानी ऐसे साधन है जिनका तथ्यों को चयन करेंगे, संकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। यानी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं कि 100 लोगों से इंटरव्यू लिया गया, 30 ने ये कहा, 40 ने ये कहा, 10 ने ये कहा। इस तरह हमें उसको तकनीकी का प्रयोग करते हैं, उसमें टेक्निक का प्रयोग करते हैं। परंपरागत रूप से इसका प्रयोग नहीं किया जाता था इसमें से। परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन, इसका अर्थ है जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, आंकड़ों का उनका शुद्धिकरण की प्रक्रिया, उनको शुद्ध कैसे करेंगे। बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे कर लिए गए, हमने इंटरव्यू लिए गए, क्वेश्चनेयर भरवाई गई, पर्सनावली इकट्ठी की गई, शेड्यूल भरवाए गए, उनको शुद्ध कैसे करेंगे, शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तो इनको अध्ययन के लिए आंकड़े है उनका सूक्ष्म पर्यवेक्षण द्वारा किया जाता है ताकि शुद्ध बनाया जा सके। सांख्यिकी पद्धतियों की सहायता ली जाती है, कितने लोगों ने यस कहा, कितने लोग नो कहा, कितने का पता नहीं है। तो इस तरह से हम उनके आंकड़ों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को परिमाणीकरण कहा जाता है। मूल्य निरपेक्ष या मूल्यों को महत्व नहीं देना, ये व्यवहारवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। बाद में उत्तर व्यवहारवाद में इसी बात को हटा दिया गया था। मूल्य राजनीति विज्ञान में जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इनको मूल्य कहा जाता है। किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए इनको भी देखा जाता है। परंतु व्यवहारवाद में माना गया कि हम सिर्फ इसको विज्ञान की तरह अध्ययन करेंगे और व्यक्ति के खुद के मूल्य, मान्यताएं, इनको बिल्कुल दूर रखा जाए इनको, ताकि इनको वैल्यू फ्री बनाया जा सके। तो इस तरह से बिल्कुल हम एक यथार्थ, रियलिस्टिक स्टडी कर सकेंगे उसमें। ये मूल्यों को निरपेक्ष है, वैल्यू को फ्री है, मूल्यों के प्रति तटस्थ है, हालांकि बाद में उनको बदलना पड़ा। फिर व्यवस्थित अध्ययन, सिस्टमेटिक स्टडी। व्यवहारवादी अध्ययन चाहते हैं कि शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध है। जो भी सिद्धांत बनाया जाए अच्छी तरह रिसर्च करके बनाया जाए, शोध करके बनाया जाए। किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्धांत की तुलना में अनुसंधान का क्रम पहले होता है, यानी पहले रिसर्च की जाएगी, फिर शोध किया जाएगा, रिसर्च करके फिर सिद्धांत बनाया जाएगा। पहले रिसर्च होगी फिर सिद्धांत बनेगा। यानी महिलाओं को आरक्षण देने से उनकी स्थिति में सुधार हुआ है, इसके लिए पहले रिसर्च किया जाएगा और फिर वास्तव में देखा जाएगा क्या महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। पहले से हम नहीं कह सकते इसके बारे में। पहले जो भी एक पूर्व कल्पना करते हैं उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं। उसको टेस्ट की जाती है, टेस्टिंग की जाती है उसको, और फिर सिद्धांत निर्माण बनाया जाता है कि अगर महिलाओं को आरक्षण दिया जाए तो उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है। ये रिसर्च के बाद प्रूव होगा। पहले हम जो कर रहे हैं वो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है। यानी पहले अनुसंधान, रिसर्च की जाए, इसका जो निष्कर्ष होगा इसके आधार पर हम सिद्धांत निर्माण करें। यानी किसी पार्टी की ये पॉलिसी पब्लिक पसंद करती है, उस पर रिसर्च करेंगे, फिर सिद्धांत निर्माण करेंगे। फिर है शुद्ध विज्ञान। व्यवहारवाद राजनीति को ऐसा शुद्ध विज्ञान बनाना चाहता है, बिल्कुल प्राकृतिक विज्ञान बनाना चाहता है, तो इसमें इसे सिद्धांत निर्माण हो सके और सामाजिक, हमारे समय की सामाजिक समस्या को सुलझा सके। फिर एकीकरण, इंटीग्रेशन, या मनुष्य के जीवन का अध्ययन जो किया जाता है वो एक साथ किया जाए। यानी मनुष्य का अध्ययन अलग अलग खंडों में नहीं किया जा सकता। मनुष्य एक जगह रहता है तो वो समाज में रहता है, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक सारी स्थितियां हैं। यानी एक देश का अध्ययन करने के लिए इसके पूरे
उसकी कल्चर का अध्ययन किया जाना चाहिए। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी चीजों का एक साथ अध्ययन किया जाएगा, तभी हम उसको समझ सकते हैं। आप कोई क्वेश्चनर अभी देखिए, कोई प्रश्नावली देखिए, इसमें लिखा आता है उसमें उम्र, शैक्षणिक स्तर, किस सामाजिक धार्मिक समूह से आते हैं, क्योंकि इन चीजों का मनुष्य के स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। इसी से अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन बनता है। अनुशासन विषय को कहते हैं, यानी राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादि का भी हमें सहारा लेना चाहिए। तो ये राजनीति विज्ञान के 8 इसके मान्यताएं, परिभाषा इसी रूप में आपको याद करना है। नियमित, नियमन, सत्यापन, तकनीकी, प्रमाणीकरण, मूल्य निरपेक्ष, व्यवस्थित अध्ययन, शुद्ध विज्ञान और एकीकरण। ये एक अध्ययन का मेथड बताता है कि हमें किस तरह से अध्ययन करना चाहिए, पढ़ने का तरीका है इसमें से। इसकी हम आलोचना भी करते हैं। राजनीति विज्ञान सभी चीजों की आलोचना भी की जाती है कि इसमें क्या क्या कमियां रह गई, क्योंकि इसमें व्यवहार राजनीति विज्ञान को एक तरह से बदलने का ही प्रयास है। तो पहली बात, इसमें सबसे पहले जटिल शब्दावली है इसकी। व्यवहारवाद का समर्थन करने में परंपरागत विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। इसलिए उनका कहना है कि इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे आ गए जो बड़े जटिल से हो गए हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से जो चिंतन किया जाता था, जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, तो सिर्फ चिंतन करते थे और समाज के सामने कोई आदर्श रखते थे, और वो साधारण तरीका था। परंतु ये विज्ञान बनाने के तरीके से इसमें तकनीकी का प्रयोग है, और बहुत ही साइंटिफिक जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो एक तरह से जटिल शब्दावली है। दूसरों मूल्यों को महत्व नहीं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र। मान लीजिए चीन का अगर अध्ययन करते हैं, या सोवियत संघ का, अब रूस जिसका नाम हो गया, सोवियत संघ का अध्ययन करते हैं, सिर्फ अध्ययन करते हैं, ये नहीं देखा जाता कि वहाँ व्यक्तियों का स्वतंत्रता है या नहीं, समानता है या नहीं, वो लोकतंत्र वहां पर है या नहीं। तो उन मूल्यों को महत्व नहीं दिया गया। वर्तमान में यह माना जाता है कि डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वो ज्यादा अच्छी होती है। तो व्यवहारवाद में अगर अध्ययन किया जाए तो किसी देश का विकास हो सकता है वो डिक्टेटरशिप से ज्यादा वो, परंतु मूल्यों के हिसाब से वो ज्यादा अच्छा नहीं होता। मूल्य व्यक्ति के विकास के लिए उसको स्वतंत्रता, समानता, अधिकार जहाँ ज्यादा होगी वो उसको हम अच्छा मानेंगे, और या जहाँ नहीं होगा, उस देश का चाहे विकास हो जाए परंतु फिर भी उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा। हालांकि बाद में उत्तर व्यवहारवाद में इसको बदला भी गया था। और दूसरी बात, उसमें खुद के स्वयं को जो मूल्य होते हैं, स्वयं किस विचारधारा में विश्वास रखता है, उसको अलग रख देता है, तो उसका अध्ययन बहुत ही प्रभावित हो जाता है इसमें से। तो ये इसकी काफी बड़ी कमी थी। फिर महंगी पद्धति है, इसमें शोध के लिए बार बार रिसर्च किए जाते हैं, सर्वे किए जाते हैं, ट्रेवल की जाती है दूर दूर तक, सर्वे किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, इससे समय और धन की बर्बादी भी होती है। राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में अंतर। तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वो करना चाहते हैं व्यवहारवाद में, परंतु प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में ये परिवर्तनशील है, यानी मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो मनुष्य का स्वभाव जो है परिवर्तनशील होता है। आज से 5 साल बाद किसी व्यक्ति का कैसा व्यवहार होगा, हम इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, एक अंदाजा लगा सकते हैं, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसे प्राकृतिक विज्ञान की तरह बनना ठीक नहीं है। सिद्धांत निर्माण भी संभव नहीं है, क्योंकि जैसा ऊपर टॉपिक में बताया, नहीं, व्यवहारवाद मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं, और इसके आधार पर सिद्धांत निर्माण वो करना चाहते हैं। परंतु जो मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तनशीलता है, उसके कारण यह सिद्धांत निर्माण करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसमें से इकाई संबंधी धारणा, व्यवहारवाद में विशेष से सामान्य का अध्ययन किया जाता है, यानी छोटी इकाई थोड़े सा अध्ययन करके फिर उसको सिद्धांत निर्माण किया जाता है। एक विशेष जगह का, विशेष इकाई का अध्ययन करके उससे सिद्धांत निर्माण किया जाता है, फिर लागू किया जाता है। छोटी इकाई का अध्ययन करके निष्कर्ष संपूर्ण समाज पर लागू करते हैं। एक जिले का अध्ययन करके पूरे देश पर इसका लागू करते हैं, तो अनुचित है। तो छोटे समूह का मान लीजिए मतदान व्यवहार है, तो उसको पूरे समाज पर लागू करना भी ठीक नहीं होता इसमें। फिर नीति निर्माण में सहायक नहीं है। किसी महत्वपूर्ण नीति निर्माण के लिए तथ्यों के साथ साथ मूल्यों की आवश्यकता होती है, मूल्यों को महत्व दिया जाना चाहिए। हालांकि उत्तर व्यवहारवाद में दिया भी गया था, परंतु व्यवहारवाद में मूल्यों की उपेक्षा होने से इसे सिद्धांत निर्माण अच्छी तरह से नहीं हो पाया। ये इसकी आलोचना है। फिर इसका मूल्यांकन भी करेंगे कि ये आलोचना के बावजूद व्यवहारवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो सुधार किया गया,
राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिकीकरण किया गया है। इसमें सर्वेक्षण है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, सांख्यिकी है इत्यादि प्रणाली को जो अपनाया गया वे व्यवहारवाद का ही देन है। इसने अध्ययन जो बिंदु है संस्था से हटाकर पहले राज्य का अध्ययन किया था। जैसे गार्नर की परिभाषा है, मनुष्य राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। तो इसमें इसको हटाकर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को बनाया गया। यही परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान को अलग करने वाला तत्व है। इससे अन्य सामाजिक विज्ञानों से उसने घनिष्ठ संबंधों को भी स्वीकार किया, यानी अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। इंटर डिसिप्लिनरी अनुशासन विषय को कहते हैं, अन्य विषयों को महत्व भी दी। इससे कुछ नई अवधारणाएं शुरू हुई, जैसे मतदान व्यवहार, मनुष्य के मतदान व्यवहार का अध्ययन करना, शक्ति का, समूह का, व्यवस्था और राज्य की जगह व्यवस्था शब्द प्रयोग किया जाता है। खेल सिद्धांत, यानी राजनीति में जैसे खेल सिद्धांत होता है, तो इस तरह इसमें राजनीति विज्ञान में ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण अवधारणा बनकर उभरी और इसके बाद इसमें व्यवहार का इसी से विकास हुआ। उम्मीद है यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।